नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 667। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, तो इसे देखते हैं। UN हमें ये दे रखा है, n की वैल्यू कहाँ है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसमें शायद n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यहाँ पे कुछ होगा बीच में जो इन्होंने स्किप कर रखा है, बट n ग्रेटर देन 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ऑप्शंस में n की जगह पे क्या है 1 1 रखोगे अगर यहाँ पर तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसको n इक्वल टू 1 से ही कर दिया क्योंकि मुझे आंसर टिक करना था और हो गया। बस एक दिक्कत है वहाँ पर कि इसमें नन ऑफ दीज जो ऑप्शन दे दिया ना, ये गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी थी, है ना, ये वैल्यू मेरे को निकालनी थी। देखो इस क्वेश्चन, ठीक है, वैसे है तो तरीका थोड़ा सा गलत, बट आंसर आ रहा है, बस ये बात है। कर सकते हो मतलब आंसर टिक करने के लिए, लेकिन ये जो नन ऑफ दीज ऑप्शन है ना, इसकी वजह से फिर हमें कुछ और भी ट्राइस में करना पड़ सकता है। अब देखो इसमें क्या है, UN इक्वल टू 0 to 90 थीटा साइन की पावर n थीटा दे रखा है और ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 1 रख दूँ तो मुझे पता है ये चीज़ तो मेरी 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने करके देखा। बाकी इसमें लिखा हुआ है n इज़ ग्रेटर देन 1 ही करना है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो, इतनी बड़ी कोई चीज़ है नहीं। ठीक है, तो मैंने करके देख लिया तो आंसर मेरा सही आ गया। बस ये है कि तुक्का लग गया मेरा, है ना। ये कह सकते हो n की वैल्यू अगर 1 रखती हूँ तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और ये चीज़ तो हो जाएगी 0। तो सिर्फ मुझे U1 की जो वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से U1 निकालती हूँ, यहाँ पर मैंने n रख दी, n की वैल्यू 1 रख दी, तो ये थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल, जब दो फंक्शन होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि हम ILATE का यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन पूरा पढ़ा रखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक करो, सब बेसिक सब बता रखे हैं उसके। ठीक है, तो ये है एल्जेब्रिक, थीटा हमारा एल्जेब्रिक हो गया क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा है, जिसके रिस्पेक्ट में चल रहा है वो, और साइन थीटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो थीटा को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन थीटा को हम सेकंड मानते हैं। जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है, अब ये आएगा हमारा माइनस कॉस, ये आ जाएगा, इसका ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, 0 to 90 हमें लिमिट रखनी थी। तो जब यहाँ 90 रखोगे 0 आ जाएगा, यहाँ 90 रखोगे तो 1 आएगा, फिर लोअर लिमिट रखोगे 0 0, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका 1। U1 मेरा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सारे ऑप्शंस में मैंने रख के देखा, ये नॉट डिफाइन, ये भी, ये तो है ही नहीं, नन ऑफ दीज है ये, तो मुझे C ऑप्शन 1 दे रखा था, तो ये आंसर मेरा टिक हो गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्या है, बस इस तरीके से कर तो लो आंसर टिक हो जाएगा। मतलब अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है तब तो आप कर लो ऐसे, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपने क्या करना है, क्योंकि कंडीशन n ग्रेटर देन 1 है, ना भी दी हुई होती तो हम n की वैल्यू 1 नहीं रखते, क्योंकि ये दोनों नॉट डिफाइन हो रहे थे और वैसे भी नन ऑफ दीज हमें दे रखा है। तो आपने खुद करना है क्वेश्चन, n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखना। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखना, तो U2 निकालना पड़ेगा, U2 यहाँ से निकालोगे, फिर यहाँ पर 2 2 रखोगे, यहाँ पर 2, तो U0 चाहिए होगा। अगर U0 रखोगे तो सिर्फ थीटा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। फिर दोनों को माइनस करके जो भी वैल्यू आ रखी होगी n इसमें 2 रख देना, फिर जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो थर्ड ही निकलेगा। इस चीज़ को खुद करके देख लेना एक बारी, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी करा दूंगी। ठीक है, 3 और 84 क्वेश्चन अभी मैं स्किप कर रही हूँ, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, उसमें मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या चीज़ है, तो क्योंकि हर चीज़ तो मेरे को भी याद नहीं रहती, कुछ तो मैं भी भूल ही जाती हूँ, है ना, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था वो चैप्टर। ठीक है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा देख करके तब 2 क्वेश्चंस बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 में क्या है, लेंथ ऑफ द नॉर्मल। जब भी हमें किसी भी पॉइंट पर किसी भी कर्व की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। नॉर्मल का मतलब है कि कोई भी कर्व जा रहा है इस पॉइंट पर, एक ऐसी लाइन जो इस कर्व के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, या फिर इस कर्व के टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो इसकी लेंथ की, इसकी नॉर्मल की, मतलब नॉर्मल की हमें लेंथ निकालनी है, कितनी लंबाई है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ नॉर्मल ये होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू y। ठीक है, कर्व हमें ये दे रखा था, तो ये हमें एक चीज़ पता होती है कि कॉस हाइपरबॉलिक x जो होता है, क्योंकि आंसर हमें इसी फॉर्म में दे रखे हैं, साइन कॉस सबके हाइपरबॉलिक में ही दे रखा है आंसर, तो हम इसे उसी तरीके से करेंगे। तो कॉस हाइपरबॉलिक x होता है e⁻x प्लस माइनस e⁻x प्लस e⁻−x/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो x/a है, x/a है, तो मैंने भी यहाँ x/a कर दिया, x/a कर दिया, तो यहाँ भी x/a आ जाएगा। तो 2 cos हाइपरबॉलिक x की वैल्यू ये हो जाएगी, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़, तो इसको मैंने लिख दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a cos हाइपरबॉलिक x बचा सिर्फ y।
इसका डिफरेंशिएशन करोगे कॉस हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक एक्स अपॉन ए, ये वाला ए ये रहा, और फिर एक्स अपॉन ए का दोबारा करते हैं तो डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए आएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, तो वाई डैश की वैल्यू इतनी मिल गई। लेंथ ऑफ नॉर्मल ये है तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा इतना आ चुका है साइन हाइपरबॉलिक एक्स बाय ए, यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर हाइपरबॉलिक चल रहा है तो 1 प्लस साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर की वैल्यू होती है, मतलब रूट, इसको आप लिख सकते हो कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। तो क्या आएगा, रूट से बाहर करोगे तो ये आ जाएगा, और ए कॉस हाइपरबॉलिक शुरू में था ही तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स बाई ए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ये, और ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने चीज़ें करा रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट जाकर के देखोगे तो पूरी चीज़ें करा रखी हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो आपके बीएससी लेवल का है वो करा रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को देख सकते हो। क्वेश्चन हमें कह रखा है, अगर क्वेश्चन पसंद आए, मेरा तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहना, प्लीज़ प्लीज़ वीडियोस को शेयर तो कर दिया करो एटलीस्ट, कोई नहीं शेयर करता है ना। एफ एक्स इक्वल्स टू ये दे रखा है, कर देना, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगता तो कुछ भी मत करना, डोंट वरी, फिर डिसलाइक भी मत करना। एफ एक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, नाइदर ऑड नॉर इवन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सब चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, तो हम पहले ऑड इवन चेक कर लेते हैं। अगर ये फंक्शन ऑड या इवन होगा, हमें चेक करना है फंक्शन ऑड है या इवन है, तो एक्स की जगह पे सिंपल माइनस एक्स रख करके देखते हैं, है ना, यही काम हम लोग करते हैं। तो ये देखो, ये फंक्शन था, एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स रखा, ठीक है, इसको लिखा 1 अपॉन ई की पावर एक्स, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे कुछ इस तरीके से ही आ जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अगर ये इवन फंक्शन होता तो एफ एक्स ही आ जाता, ये तो बिल्कुल चीज़ इससे अलग है। अगर ऑड फंक्शन होता तो माइनस एफ एक्स मिल जाते, बिल्कुल ही अलग है, ना तो फंक्शन ऑड है ना इवन है, और पीरियोडिक होने का तो इसका मतलब ही कुछ नहीं है कि ये पीरियोडिक होगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो ना तो ऑड है ना ही इवन है, तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। में कहता है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, ये क्या है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड में चलेगा ये ग्राफ, है ना, y इक्वल टू 2 mod x, आता होगा ग्राफ बनाना, तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो लाइन जा रहा है ये कर्व, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, y की पावर 1 है ना, तो y की और पॉजिटिव है ये, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया जाता है, और ये पैराबोला होता है। पैराबोला वाला भी मैंने एक चैप्टर पढ़ा रखा है, आप जा करके देखो प्लेलिस्ट में, चेक करना पैराबोला को, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब y इक्वल टू 2 mod x है, तो अगर मैं इसको y इक्वल टू 2x भी लिखूंगी तो मुझे पता है 0 0 रखने पर सेटिस्फाई करेगा, 0 0 से पास होगी, तो y इक्वल टू 2 mod x जो होगी ना वो ऐसे ही जाएगी जैसे y इक्वल टू x जाती है। अगर मैं कहूँ y इक्वल टू x तो ऐसे बनाया जाता है, अगर कहेगा y इक्वल टू mod x तो ऐसे बनाया जाता है ना, तभी एंगल 45 रहता है, मतलब जितना इधर उतना ही इधर। जब y इक्वल टू 2 mod x कह रहे हो तो बस ये लाइन या तो इधर जाएगी या थोड़ा सा इधर, मतलब थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे, वो थोड़ा सा करके देखना पड़ता है, ठीक है, बाकी मुझे पता है कि ये लाइन ऐसे ही जाएगी। और वो कह रहा है कि इस लाइन, मतलब इसके और इसके बीच का जो एरिया है वो हमें बताना है, तो ये जो हो जाएगा यही तो होगा इनके बीच का एरिया, है ना, तो इधर वाला निकाल लो, उसका डबल कर देना, ये भी अपने आप इंक्लूड हो जाएगा, तो एक साइड का निकालेंगे दूसरे साइड के लिए डबल कर देंगे सीधा। तो अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ये तो मुझे दिख रहा है ट्राइंगल है ना, और इनका जो दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकाल लो, ये पॉइंट। तो y इक्वल टू 2 mod x को मैंने लिख लिया y इक्वल टू 2x, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं बात कर रही हूँ, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है, तो y इक्वल टू 2x ही हम ले सकते हैं। mod x क्या हो जाता है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो mod x को x लिखा जाता है, तो इधर वो x ही काम करेगा, क्योंकि ये x ग्रेटर देन 0 यही तो है, यहाँ x ग्रेटर देन 0 है, तो mod x को x लिख लिया, y इक्वल टू 2x आया, y इक्वल टू 2x यहाँ रख दिया, तो 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आया, 2x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों को एक साइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर x कॉमन लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 आती है और x की वैल्यू 2 आती है, ठीक है, x की वैल्यू 0 रखोगे, इसमें रख दो या इसमें रख दो तो y भी 0 मिलेगा, 0 0, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y 4 मिलेगा, है ना, तो x की वैल्यू 2 रखोगे y 4, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, ये जब 2 है तो ये यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लिया, ये भी तो 0.20 ही होगा, तो ये लेंथ 2 है और ये जो हाइट है ये y की वैल्यू ही तो होगी, y पे ऐसे ही तो चले हैं, तो ये 4 हो गया, ये 2 ये 4, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एरिया नहीं निकाल सकते, 1/2 बेस इंटू हाइट, 2 इंटू 4
एरिया आ जाएगा 4। तो ट्राइंगल का एरिया मैंने निकाल लिया है, ये जो है ये मेरा ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल के एरिया में से मैं अब क्या करूँगी, ट्राइंगल के एरिया में से ये जो वाला एरिया है ये माइनस कर देंगे, और अगर मुझे नीचे वाला एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूँ इस कर्व का किसी लिमिट के अंदर तो मुझे इस कर्व के नीचे का ही एरिया मिलेगा। ठीक है, तो मैंने ये स्ट्रिप डाली, dx स्ट्रिप डाली है, तो यहाँ dx लिखेंगे, ठीक हो गया। इतना समझाऊंगी सिर्फ अभी। dx स्ट्रिप डालिए, छोटा सा पार्ट dx का ही तो है, अगर dx स्ट्रिप डालिए तो यहाँ dx लिखेंगे। लिमिट x की 0 से 2 जा रही है, इस dx को बड़ा कर दो, तो 0 से 2 जा रही है तो 0 से 2 जाएंगे, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चलो। ये क्या है भाई, कौन सा कर्व यूज़ हो रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ y लिखा जाता है और y की जगह पे फिर एक्स स्क्वायर रख देते हैं। तो 0 से 2 में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x³/3, 0 से 2 इसको सॉल्व करोगे तो 8/3 आएगा, और ट्राइंगल के एरिया में से ये जो नीचे वाला एरिया है ये 8/3 आया है, तो 4 में से इस 8/3 को माइनस कर दिया तो आंसर आ जाएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये वाला एरिया आ गया, ये कितना आ गया 4/3 हमारे पास ये एरिया आ चुका है। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है क्या भाई, इसमें उसने क्या कहा था, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस, यानी दोनों से, तो मतलब इधर वाला एरिया अगर 4/3 है तो ये भी तो है, तो डबल कर देंगे 4/3 का मतलब 8/3, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब 8/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 0 to पाई, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, x sin x upon 1 plus cos square x। तो 0 to a वाले में हमेशा क्या कर देते हैं, x की जगह पे a माइनस एक्स हम रख देते हैं, है ना। तो देखो क्या करेंगे, 0 to पाई है तो x की जगह पे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स रख दिया। ठीक है, ये आ गया cos पाई माइनस एक्स, कॉस एक्स ही होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है, स्क्वायर स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा। क्या होता है भाई, cos पाई माइनस एक्स जो होता है माइनस कॉस एक्स ही होता है, स्क्वायर करने पर यही आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर चेंज हुआ ही नहीं। पाई की इंटू यहाँ पे कर दी, माइनस एक्स की इंटू यहाँ पे कर दी, तो दो अलग अलग बन जाएंगे। ये तो मेरा क्वेश्चन है, इसको मैंने आई लिख दिया, ये आई जा करके इधर जुड़ गया तो 2i हो गया। ठीक है, ये हो गया पाई 0 to पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को t मान लिया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर dt हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका, साइन एक्स डी एक्स को मैंने dt लिख दिया, dt आ गया, और कॉस स्क्वायर को t स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब 0 रखोगे तो 1 आएगा, पाई रखोगे तो कॉस पाई -1 होता है, तो 1 to -1। ठीक है, और ये वाला माइनस भी आना था, है ना, वो भी आ गया। अब क्या किया, 2i इज इक्वल्स टू पाई, ये माइनस मैंने हटा दिया, अगर माइनस यहाँ से हटाते हो तो लिमिट बदल जाती है, या माइनस लगाते हो तो लिमिट बदल जाती है, तो माइनस हटाया लिमिट चेंज कर दी, ऊपर की नीचे, नीचे के ऊपर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी का, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया tan इनवर्स टी, -1 to 1, जब लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा, पाई tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 होता है π/4 माइनस tan इनवर्स, जब लोअर लिमिट रखोगे ये तो ये हो जाता है -π/4, तो कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व आप लोग खुद कर सकते हो, तो π² इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 690। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n -1 ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए देखो हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n -1 ये दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो चीज़ है अगर 1 से n -1 या 1 से n तक जा रही है तो इसको तो हम 0 से 1 में बदल देते हैं, हमेशा करा रखे हैं पहले भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो 0 to 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो 0 to 1 में बदल दिया। यहाँ से हम n² अगर बाहर ले लें तो 1/n आएगा, n² बाहर लोगे तो यहाँ n आ जाएगा, 1 माइनस r² n²। 1/n को हमेशा dx लिख दिया जाता है, r/n को x लिख दिया जाता है, तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x हो जाता है, 0 to 1 रखना है, तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये 0 ही हो जाता है, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, 1 की जगह साइन π/2 रखो, इससे कैंसिल, तो π/2 हमारा इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी हम बीटा गामा की हेल्प से कर सकते हैं, साइन की पावर 6 थीटा हमें दे रखा है, तो देखो इसको कैसे कर, देखो इसके साथ कॉस वाली टर्म नहीं दे रखी है, तो मैंने मान लिया कॉस वाली टर्म, कॉस की पावर 0 थीटा, तो बीटा गामा वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, जब भी आपको 0 to 90 दिखाई दे, साइन की कुछ पावर हो, कॉस की कुछ पावर हो, डी एक्स या डी थीटा जो भी है वो लिखा हुआ दिखाई दे,
मतलब अगर यहाँ x होगा तो यहाँ x ही मिलेगा, है ना। तो क्या करना है, साइन की पावर +1/2 गामा, गामा कॉस की पावर 0 दे रखी है तो 0 लिखनी है, कॉस की जो भी पावर होगी वो +1/2 अपॉन में 2 गामा 6 प्लस साइन और कॉस की जो जो पावर्स लिखी हुई हैं दोनों को ऐड करना है, 2 भी ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। साइन की पावर में +1.5, ये इसमें भी +1 करो, हाफ कर दो, फिर 2 लिखना है, इन दोनों को जोड़ो, 2 और जोड़ दो और हाफ कर दो, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 7/2 गामा। 7/2 को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर ये दे रखा है तो इसमें से एक कम करो, 5/2 लिख दिया, इसमें से भी एक कम करो, इसमें से भी एक कम करो, फिर इसमें से एक कम करोगे तो नेगेटिव जाएगा, उतना नहीं जा सकते, नेगेटिव जाना ही नहीं है, 1/2 पे रुक जाना है आके, ठीक है। तो फिर क्या लिखा जाता है, गामा 1/2, एंड ये हमारा गामा 1/2 ऑलरेडी है ही, तो ये √π होता है, ये भी √π होता है, तो इसकी वैल्यू तो पाई हो गई, 15/8 हो गया ये, ठीक है। नीचे 6 और 2 8, 8/2 कितना हुआ 4, तो गामा 4, गामा 4 मतलब फैक्टोरियल 3, ठीक है। 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम करो 2, 2 में से एक कम करो 1, फिर गामा 1 आएगा जो 1 ही हो जाएगा। बस इस चीज़ को आप लोगों ने सॉल्व करना है, 5π/32 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में 0 to 90 दे रखा है ना, वही 0 to a वाला जो प्रॉपर्टी है वही अप्लाई करेंगे, सब पढ़ा रखा है, इंटीग्रेशन का फुल बोर्ड पे पढ़ा रखा है, जा करके देखो, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है 692, तो इसको कैसे करना है, जब भी 0 to a दिखता है तो x की जगह पर a - x रख करके देख लेते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं होगा तो फिर क्यों करना है ना। तो π/2 x की जगह पे 90 - x, 90 - x, और यहाँ पर भी 90 - x जैसे ही रखोगे तो ये सिर्फ x बचेगा, ये लिख दिया, ये आ जाएगा 90 - x, इसको भी लिख दिया 90 - x, दोनों को ऐड कर दो तो i 2i 0 to 90 0 to 90, ये रहा dx सेम था, ये लिख दिया। ये जब डिनोमिनेटर सेम है भाई, जो नीचे वाला पोर्शन है वो सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, ऐड ही कर रहे हैं, तो 5x प्लस ये, और नीचे भी यही लिखा हुआ है तो दोनों कट के 1 हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला कट के 1, इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, π/4 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चंस करा दिए हैं तो जो चीज़ें मैं स्किप कर देती हूँ कि इसके बाद कर लोगे, इसके बाद कर लोगे, उसे कर लेना, और आई होप कर भी पाओ उसको, है ना, तभी पढ़ने का फ़ायदा है। 0 से पाई, 0 से a थीटा r³ d थीटा dr, इसका इंटीग्रेशन करना है, डबल इंटीग्रेशन करना है r और थीटा में। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 to पाई 0 to a थीटा r³, ये यहाँ पे थीटा और r दे रखा है, तो यहाँ पर अगर थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब ये r की लिमिट है, और जो दूसरी बची वो थीटा की लिमिट हो जाएगी। तो पहले हम जो, ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो यानी पहले r वाली लिमिट दे रखी है वेरिएबल में, r वाली लिमिट दे रखी है वेरिएबल में, तो पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, मतलब ये वाला पोर्शन होगा सॉल्व, जिसके नीचे लाइन लगाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा r³ का इंटीग्रेशन, r की पावर 4 अपॉन 4 इधर लिख दिया, 0 to पाई एज इट इज लिख दिया, d थीटा एज इट इज लिख दिया, 0 to a थीटा। अब इसमें लिमिट रख दो, तो ये 1/4 0 to पाई तो एज इट इज ही रहा, क्या आ जाएगा, r की जगह ये रखोगे तो a की पावर 4 थीटा की पावर 4 -0, तो वही यहाँ पर हुआ इतना। a की पावर 4 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, 0 to पाई में थीटा की पावर 4 का इंटीग्रेशन, थीटा की पावर 5/5, 0 to पाई लिमिट, जैसे लिमिट रखोगे तो पाई की पावर 5/5 -0, यानी आंसर सॉल्व करके a की पावर 4 पाई की पावर 5/20 आ जाएगा। 694 में देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 to 5n दे रखा है और n प्लस r नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to n 1/n प्लस r, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही क्या करना है भाई, 0 to अगर n होता तो इंटीग्रेशन, अगर r की वैल्यू 1 से n है, इंटीग्रेशन 0 to 1 लिखते, अगर यहाँ 2 होता 2n होता तो 2 लिखते, 3n होता 3 लिखते, n-1 होता तो भी 1 ही लिखते, 5n है तो 0 to 5 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें पता है 1/n को dx लिखते हैं और r/n को लिखा जाता है x, क्या करें इसमें, हमने ऊपर भी n से डिवाइड कर दिया और इसको भी n से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया, इसको हम dx लिख सकते हैं, ये आ गया, इसको हम x लिख सकते हैं तो ये आ गया, ठीक है। तो 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन log 1 प्लस x आ जाएगा 0 to 5, ठीक है। उसने बस ये चीज़ उसने कही भी नहीं है, उसने बस ये चीज़ दे रखी है ऑप्शन में, तो जिस ऑप्शन में ये दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये जो कर्व है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसकी लेंथ बताओ, कर्व की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंथ होगी वो हमें बतानी है। तो लेंथ अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में निकालनी होती है
तो ये रहा उसका फॉर्मूला। ठीक है, लेंथ अगर हमें कहा है उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इसमें और इसमें 0 से 90 तक ही जाते हैं, तो लेंथ यानी s इज इक्वल्स टू 0 से 90 dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस dy बाई dt का स्क्वायर अंडर रूट dt। ठीक है, ये हो गया। तो dx बाई dt और dy बाई dt, मतलब हमें x और y कंपोनेंट पता होने चाहिए कर्व के। तो जो कर्व है वो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 है। ये हमारा कर्व है और इसमें जो x और y की वैल्यू होती है, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t और y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब t होता है। तो ये कर्व होता है, इसके लिए x और y के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, मतलब इस कर्व पे हर एक पॉइंट a cos क्यूब t a sin क्यूब t होता है। ठीक है, तो यहाँ से x y की वैल्यू पता चल गई, dx अपॉन dt आराम से निकाल सकते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, x हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे साइड में ही करूँगी, x हमें दे रखा है a cos क्यूब t, तो dx हो जाएगा a cos क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t अपॉन में यहाँ dt, क्योंकि dx अपॉन dt हमें निकालना था। तो उसने क्या कहा है भाई, उसने कहा है dx अपॉन dt रखो। अगर मुझे dx अपॉन dt रखना है तो मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो मैंने यहीं से स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर 9 cos की पावर 4 साइन स्क्वायर इंटू में ही तो है, तो 9a स्क्वायर cos की पावर 4 साइन स्क्वायर। सिमिलरली हम dy बाई dt निकाल लेंगे। जब हमें y ये दे रखा है तो अगर इसका y का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई dt आएगा a 3 साइन स्क्वायर t और फिर 3 cos t। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos t हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर लिखना है ना यहाँ पर, तो क्या आएगा 9a स्क्वायर साइन की पावर 4 cos स्क्वायर, यही हमने रखा। यहाँ से 9a स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर 3a बचेगा, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो वो तो साइन t आएगा, cos स्क्वायर कॉमन लोगे दो जगह से तो cos t आएगा। यहाँ पे बच जाएगा cos स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 हो गया, 0 टू π/2 3a साइन t cos t बचा। इसमें क्या कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे वाला 2 है वो तो हमारा बाहर आ गया और ये हो जाएगा साइन 2t। इसका इंटीग्रेशन 0 से 90 में करना है। साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2t अपॉन 2t का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos 2t अपॉन 2, ये आता होगा भाई, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये तो। 0 से 90 3a/2, अब बस लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे ही ये होगा देखो 3a/2 अपर लिमिट रखोगे तो क्या आएगा cos पाई, है ना, तो माइनस cos पाई, फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0, तो ये आएगा cos 0 प्लस cos 0 हो जाएगा और ये वाला 2 मैंने बाहर रख लिया तो 4 हो गया यहाँ पर, है ना। तो cos पाई की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे आएगा +1, यहाँ भी आएगा 1 और ये प्लस है 1 1 2 हो गया, तो 3a/4 × 2 आंसर आ जाएगा हमारा 3a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है y इक्वल टू ये दिया है, y इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इन दोनों के बीच में जो रीजन है वो हमें बताना है ना। तो इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं क्या करूँगी, y की वैल्यू 0 रख दूंगी। y जैसे ही 0 रखूंगी तो मुझे x की वैल्यू 1 पता चल जाएगी। बस मुझे x की वैल्यू 1 पता चल जाए और मेरा बनाया मेरा ग्राफ फिर है। ठीक है, तो उसने क्या दिया है भाई, हमें y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 हमको दे रखा है। तो मैंने क्या कहा, y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि जब भी कभी y इक्वल टू मॉड x मिलता है तो इसका ग्राफ ऐसे जाता है, बनेगा हमेशा v ही। यहाँ पर इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, तो वो 0 0 से पास हो रहा है। y की वैल्यू 0 रखोगे, x 0 मिलेगा तो 0 0 से पास हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये 1 0 इसका वर्टेक्स हो जाएगा, बनेगा यहाँ पर v। जब भी y इक्वल टू मॉड x होगा बनेगा v ही। ठीक है, फिर y इक्वल टू 1 भी उसने कहा है कि एक तो ये जिसका ग्राफ हमने बना दिया और ये y इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट अगर हमारा 1 है तो ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये तो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का एरिया तो बिना इंटीग्रेशन के निकल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये पॉइंट हमें पता चल गया, ये क्या होगा 1 0, ये तो हमें पता है। अब देखते हैं ये वाली जो है ये y इक्वल टू x माइनस 1 है, इधर तो है y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, और ये है हमारा y इक्वल टू व्हेन x इज लेस देन माइन, देखो क्या होता है y इक्वल टू, समझ लो इस चीज़ को, जब हमें y इक्वल टू ये दे रखा है तो जब y इज इक्वल, एक तो हो जाएगा ये, एक हो जाएगा ये, ऐसा क्यों है,
जब x माइनस वन ग्रेटर देन 0 है तो ये आएगा, जब x माइनस वन लेस देन 0 है तो ये आएगा। ठीक है, तो यानी जब x माइनस वन ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 1, तो जब x इज ग्रेटर देन 1 है, x इज ग्रेटर देन 1 तो ये है, तो यानी ये वाला जो ग्राफ है वो ये है। ठीक, दूसरी बात जब x इज लेस देन 1 है तो ये है, ये मतलब x इज लेस देन 1 तो यहाँ है ना, तो ये है ग्राफ। ठीक है, मुझे निकालना है y इक्वल टू 1 और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो y इक्वल टू अगर 1 रखूंगी तो x माइनस 1 x इक्वल टू 2 आएगा, है ना। तो y इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 2, ये मतलब ये वाला 2 1 पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब y इक्वल टू 1 इसमें रखोगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x की वैल्यू 0। ठीक है, तो जब y इक्वल टू 1 इस वाले के इक्वेशन में रखोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, तो ये 0 1 पॉइंट हो गया, ये 2 1। अब मुझे पता है ये डिस्टेंस कितनी है भाई 1, तो ये डिस्टेंस मेरी 1, और ये हाइट कितनी है, जितना ये होगा भाई यही तो हाइट है, ये 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 1, मतलब हाफ हो गया, इसका एरिया आधा। इसका भी एरिया उतना ही होगा जितना इसका है, क्योंकि ये भी देखो डिस्टेंस ये 1 ही है और ये भी 1 है, या फिर ऐसे देख लो ये पूरी डिस्टेंस 2 नहीं हो जाएगी और ये 1 है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा इसका आंसर। एरिया ही वो हमसे पूछ रहा था, तो 1 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में इकट्ठा करा दूंगी जो बीएससी लेवल के हैं थोड़े से। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस, है ना, डबल इंटीग्रेशन करना है, सिंपल और कुछ नहीं है इसमें। तो ये दे रखा है हमें क्वेश्चन 0 से 1 0 से 2, यहाँ पर तो दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है, तो चाहे x के रिस्पेक्ट में कर लो पहले, चाहे y के, मर्जी है, जब दोनों ही कांस्टेंट है ना, तब कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो चाहे किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। अब देखो क्या करोगे, dx dy, तो पहले y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन 4y xy y²/2, 0 से 2 y की लिमिट मान ली, चाहे इसे y मान लो चाहे इसे x मान लो, जो मन करे वो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने फिर अपर लिमिट y की जगह पर इसमें 2 रख दिया, x तो ऐसा कांस्टेंट ट्रीट किया गया है, y की जगह 2 2 2 0 रखोगे तो पूरा 0 बन जाएगा, तो ये हमने रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, इतना आएगा 8 - 2x - 2 या फिर 6 - 2x, और फिर इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर लो, 6x - x² आ जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2/2 से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 1 लिमिट रखोगे तो 6 - 1 5 कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं था, जो स्टेप था वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें कहा है कि एक कर्व है y इक्वल टू 2 cos x, तो x एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो एरिया है 0 से 2 पाई, ये x नहीं है यहाँ पर, ये 2 पाई होगा, उसके बीच का एरिया हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, cos x का हमें ग्राफ पता होना चाहिए पहली बात, तो हमें जो फंक्शन दिया है वो y इक्वल टू 2 cos x दिया है। cos x का ग्राफ हमें पता है, cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, अगर 2 cos x होगा तो भाई इस ग्राफ का डबल हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, इस ग्राफ का थोड़ा सा डबल हो जाएगा और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, बट हमें cos x का ग्राफ पता होना चाहिए, उसी से काम बन जाएगा, है ना। cos x का ग्राफ जो होता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, π/2 पे फिर 0 हो जाता है, फिर ये नेगेटिव चलता है सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में cos x पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, तो देखो y नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव साइड में बना हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव चलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में इसका इंटीग्रेशन करना है, जितना पोर्शन यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, तो 1 का निकाल लो, 4 से गुना कर दो, तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में 2 बाहर ले लो, cos x का इंटीग्रेशन कर दो बस, cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाता है, 2 बाहर 0 से 90 रखोगे तो कितना आएगा, sin 90 माइनस साइन 0, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। और क्योंकि 4 पोर्शन है इसके जैसे, 4 है ना, ये 1 2 3 4, 1 का निकाला, 4 से गुना कर दिया, 8 आंसर आ जाएगा, क्योंकि सबका सेम ही बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करते रहना। ये वाला क्वेश्चन देखो, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 100 पाई, हमें वॉल्यूम बताना है उस स्फेयर का जिसका सरफेस एरिया 100 पाई है। तो क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन है। देखो, जो वॉल्यूम होता है किसी भी स्फेयर का, उसका फॉर्मूला तो यानी आयतन का तो ये फॉर्मूला होता है, जो उसका क्षेत्रफल होता है स्फेयर का या गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है। उसने कहा है गोले का क्षेत्रफल या सरफेस एरिया ऑफ
स्फेयर हमें 100 पाई दे रखा है, तो इसको सॉल्व करोगे आर की वैल्यू 5 मिल जाएगी। कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत इसमें है नहीं, पाई से पाई, 4 से 25 100 गया, 25, आर की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, क्योंकि रेडियस है तो पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव तो लेंगे नहीं। अब वॉल्यूम पूछा, आर की जगह 5 रख दो, सॉल्व कर लो, 500/3 पाई भी आएगा 500 पाई/3, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आती हैं आपको वीडियोस तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार, प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, लाइक कर दिया करो। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियोस हेल्पफुल हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, जहाँ तक हो सके शेयर करो। और ये जो सीरीज़ है सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, टीजीटी पीजीटी का।